नमस्कार साथियों। आज हम अपने चैनल पर आप लोगों का सबसे पहले स्वागत करते हैं। हमारे चैनल पर आज बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय राजाराम साहवाल जी तथा वर्तमान में पीपीआईडी के जिला अध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य वर्तमान में सदस्य हैं और कई सामाजिक कार्यक्रम में ये चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो आज हम इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो वर्तमान सरकार है या विपक्ष है उस ओर अग्रसर हो रही है? क्या मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने की ओर ध्यान दे रही है या कदम उठा रही है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसी सवाल पर आज हम माननीय राजाराम जी का राय जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं माननीय राजाराम जी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपसे पहला प्रश्न यही प्रश्न करता हूं कि आज जो देश के आम आवाम की मूल आवश्यकताएं हैं, क्या मूल आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सरकार कदम उठा रही है या नहीं उठा रही है? तो कैसे उठाया जा सकता है? कैसे जनता के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है? आज जनता की मूल आवश्यकता क्या क्या है? देखिए, मूल रूप से जनता की समस्या तो कपड़ा, रोटी और मकान के अलावा तो दूसरी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को नकारा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मूल समस्या है कपड़ा, रोटी और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, यही जो है मूल समस्या है, मूल आवश्यकता है। समस्या नहीं, ये मूल आवश्यकता है। हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये रोटी, कपड़ा, मकान जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से ही सरकार देने का प्रयास कर रही थी। तो क्या आज तक लगभग देश के स्वतंत्रता के 70-75 वर्ष बाद भी क्या सरकारें देश के आम आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार दिला पाने में सक्षम रही हैं? अभी तक तो नहीं दिला पाई, इसलिए कि सभी ये पार्टियां जो हैं उनका अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपने हिसाब से वो चलने का कार्यक्रम रखती है। कांग्रेस ने गरीबी मिटाओ का ही बराबर नारा लगाया, जबकि 55-60 साल कांग्रेस ने इस देश में हुकूमत किया। लेकिन उसने जो सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना भारत में है, आजादी के पूर्व जिस प्रकार से सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया और फांसियों पे चढ़े, तब देश आजाद हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने भी जो है सबको एक बराबर समानता का दर्जा नहीं दिया। और आज तो फिर क्या कहने हैं, भाजपा जो है सिर्फ एक राजनीति लेकर के चल रही है। और जो कि संविधान का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष, अब वो रोज संविधान में संशोधन करके उस संविधान को नष्ट करने की दिशा में काम कर रही है और जो है सबको समान भागीदारी नहीं देना चाहती है। और इस समान भागीदारी न देने के कारण जो समाज पीछे जा रहा है, उस पीछे जाने का कारण सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तो है ही है मुख्य आवश्यकता, लेकिन इसके अलावा भी मानस है। और जब देश में लोकतंत्र की व्यवस्था कायम की गई है और धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी के लिए कि धर्म विशेष की बात नहीं कर सकती, वो अन्याय होगा। और आज हम देख रहे हैं कि ये जो है सिर्फ धर्म विशेष को लेकर के काम कर रहे हैं। जैसे आपको हम एक उदाहरण दे दे, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। क्या भारत में और कोई व्यक्ति नहीं है हिंदू जो कि शिलान्यास कर सके? नहीं, प्रधानमंत्री तो वैसे ऑलरेडी किसी धर्म विशेष के नहीं होते, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च होते हैं, देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, माने राष्ट्रपति के बाद दूसरा उनका पद होता है। तो किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष क्या वो माने ही नहीं जाते, वो तो सार्वजनिक होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी धर्म विशेष से। लेकिन आप जैसा अपने जवाब में बता रहे हैं कि कांग्रेस गरीबी हटाओ के संबंध में बहुत सारे योजनाएं बनाई,
तो क्या कांग्रेस के द्वारा चलाई गई योजनाओं से देश में गरीबी हटी, और नहीं हटी तो क्यों नहीं हटी, और आज अगर गरीबी है तो क्यों है, गरीबी हटाने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? वो नारा लगा करके जो है वोट बटोरने का काम कर रही है सरकार, कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। ये दिखावे के लिए नारे होते हैं जिससे लोग लुभावन बातें रख करके लोगों का वोट अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, और जो है योजनाओं को ठीक ढंग से लागू न किया जाए। मूल कारण इसमें यह है कि उन योजनाओं को लागू ही नहीं किया जाता। दिखावे के लिए तो कहा जाता है कि ये हम योजना लागू कर रहे हैं, वो योजना लागू कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना होता है, किस स्तर का हो रहा है, ये तो हम देख रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा। नहीं, इसमें जो है, जो आप कह रहे हैं, योजना लागू करती है सरकार, अच्छी भावना के साथ करती है, अच्छे उद्देश्य के साथ योजना लागू करती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आड़े आ जाता है। अब आप कहेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार आड़े आता है? देखिए, जैसे बीपीएल जो है, गरीबी रेखा सूची जो है, जो गरीबी रेखा सूची के लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार कई योजनाएं बनाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ गरीबी रेखा सूची में जो अपात्र हैं, जो उस सूची के लायक नहीं हैं, उनका भी नाम गरीबी रेखा सूची में सम्मिलित हो गया है। तो जो योजना सरकार क्रियान्वित करेगी, तो जो उसके लायक नहीं है, जो उसके पात्र नहीं है, वह उस योजना का लाभ ले लेते हैं। जो वास्तविक गरीब है, उस गरीब तक वह लाभ पहुंच ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार प्रयास नहीं, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उसमें आड़े भ्रष्टाचार आ रहा है। तो भ्रष्टाचार आड़े न आए, जो योजना बने वह गरीब तक पहुंचे, यह कैसे संभव है? गरीब तबके तक पहुंचने का जो है सरकार का जो फार्मूला है वो पहुंचने के लिए ही है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट न होने का मुख्य कारण हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो हर तबके के लोगों के प्रति वो अच्छी भावना नहीं रखते हैं। हम जो कहना चाहते हैं, जब से देश आजाद हुआ है, तब से अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण जो, अगर हम, जहां तक मेरा अनुभव है, अगर हम अपने अनुभव के हिसाब से बोलें, तो मुख्य कारण यह है कि वेतन की असमानता। वेतन की असमानता हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज मनरेगा में जो मजदूर 24 घंटा कार्य कर रहा है, 12 घंटा काम कर रहा है, उसकी मजदूरी आप कितना देते हैं दिन भर में? 212 रुपया। अभी बढ़ गया शायद, नहीं, 212 रुपया हमारे मध्य प्रदेश में है, पंजाब वगैरह में शायद 393 के आसपास है, यानी अधिकतम 393, कहीं कहीं पे 543 रुपया है एक दो स्टेट में, बाकी 212 रुपया है मजदूरी मनरेगा का। और एक तरफ दूसरा वर्ग जो है, वह एक दिन का मजदूरी 5,000 रुपया नहीं बल्कि 10,000 रुपया पर डे पा रहा है। अभी आप जो सिविल ग्रेड 1 का देख लीजिए, जो क्लास ग्रेड 1 के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका वेतन संभवतः 1.5 लाख के समथिंग होता है। 1.5 लाख को अगर हम डिवाइडेड करें 30 से, तो 5,000 रुपया पर डे पा रहे हैं। एक दिन में 5,000 उनकी मजदूरी है। इन मजदूरों को आप दे रहे हो 212 रुपया, आप कह रहे हो कि सरकार योजना नहीं बना रही है, सरकार योजना नहीं बना रही है। अरे 212 रुपया पाने वाला व्यक्ति उसमें चावल खरीदेगा, दाल खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, नून खरीदेगा, दवाई खरीदेगा, कि वो अमीर बनेगा, कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा? क्या करेगा वो 212 रुपया में? कैसे अमीर बनेगा वो? नहीं, योजनाएं सरकार, क्या योजना है? योजना इस तरह की योजना कौन सी सरकार बनाई है? नहीं, तो ये योजना में ही कमी है। योजना तो दिखाने के लिए दिख रही है कि हम योजना जारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें वेतन वृद्धि नहीं है। और वेतन वृद्धि न होने का कारण, वृद्धि का मतलब ये है कि देखिए, आवश्यकता सबको समान है कि नहीं है? हाँ, वो तो है। मजदूर को जो आवश्यकता है वही आवश्यकता एक कलेक्टर को है कि नहीं है? जो रोटी कपड़ा मकान मजदूर को चाहिए, तो रोटी कपड़ा मकान जो 1 क्लास का अधिकारी है उसको भी चाहिए। शिक्षा अगर मजदूर के लड़के को भी चाहिए, तो 1 क्लास के अधिकारी को भी शिक्षा चाहिए। दवा इसको चाहिए, तो दवा उसको चाहिए। तो जब आवश्यकता समान है,
आवश्यकता समान है तो वेतन में इतना असमानता क्यों है? अगर आप वेतन में इतना असमानता करेंगे तो आप कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि हम अमीरी गरीबी की खाई कम कर रहे हैं? कैसे कम होगा? नहीं, इसमें नहीं खत्म होगा एक अमीरी और गरीबी। ये तो असमानता जो सरकार ने ही बनाया है, योजना के अंतर्गत ये असमानता की अब अगर आप योजना कहते हैं, आप अभी मानते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम वेतन कम करेंगे, मानते हैं? या ये जो असमानता है उस असमानता को कम करेंगे? भाई कम कैसे करेंगे? या तो मजदूरों का वेतन बढ़ाएंगे, तो मजदूरों का वेतन बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज में असंतुलन पैदा होगा। या तो फिर आप जो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास के जो अधिकारी हैं उनका वेतन कटौती करेंगे, तो कटौती करेंगे तो वह पक्ष भी आपसे नाराज हो जाएगा। तो देखिए, सरकार इस चीज को बखूबी जान रही है, पक्ष भी जान रहा है, विपक्ष भी जान रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो है, सबको अपने कुर्सी पाने की होड़ लगी हुई है। कोई सरकार यह नहीं चाहती है कि हम ऐसा कदम उठाएं कि हमारी कुर्सी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तो क्या आप यह आशा कर सकते हैं कि एक पार्टी विशेष इस तरह का कोई नियम बना सकती है या बनाने का प्रयास करेगी जिससे उसका वोट बैंक खत्म हो जाए? तो पार्टी स्वयं तो अपनी तरफ से नहीं करना चाहेगी ऐसा कि वो आपकी पार्टी करना चाहेगी? हमारी पार्टी नहीं करना चाहेगी, कोई पार्टी नहीं करना चाहेंगी। तो इसका जो मूल समस्या है, जो अमीरी गरीबी 1947 से सुनते हुए आ रहे हैं, 1952 में चुनाव हुआ उसी समय से सुनते हुए आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शुरुआती में 10-15 साल 20 साल जब तक माननीय इंदिरा गांधी जी का सरकार था तब तक गरीबी हटाओ का आंदोलन चलाया गया, लेकिन कम नहीं हुआ गरीबी। इसका कारण यही रहा क्योंकि हम नौकरशाही का विरोध नहीं कर सकते, और नौकरशाही का जो भी पार्टी विरोध करेगी उसका धराशाही हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए आज जो मूल आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकता है कि एक सर्वधर्म की यानी सर्व बहुमत की, जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सर्वदलीय सरकार आ जाए। दलीय प्रणाली यानी सर्वदलीय, माने किसी भी दल की सरकार न हो, किसी भी दल की सरकार न हो, तो जो जनहित से संबंधित मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सरकार नियम बना सकती है, क्योंकि किसी पार्टी की सरकार रहेगी नहीं, तो इसमें किसी पार्टी का वोट बैंक खत्म नहीं होगा। तो क्या इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो आज दलीय प्रणाली है, दलीय प्रणाली ही सारे समस्याओं का जड़ है? क्या आप मानते हैं? नहीं, दलीय प्रणाली बहुत इतना इस स्तर से तो खराब नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपकी थिंकिंग है उसके हिसाब से तो दिख रहा है कि ये दलीय प्रणाली सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन आज हम तो राजतंत्र खड़ा हो जाएगा। हम आपसे नहीं, राजतंत्र नहीं खड़ा होगा, चुनाव ही होगा। राजतंत्र नहीं खड़ा होगा, चुनाव ही होगा भाई। हम दलीय प्रणाली को बोल रहे हैं कि जितनी भी आज समस्याएं हैं, चाहे आप बेरोजगारी ले लीजिए, चाहे आप भ्रष्टाचार ले लीजिए, चाहे आप अमीरी गरीबी की खाई ले लीजिए, चाहे आप रोटी कपड़ा मकान ले लीजिए, सारी समस्याओं का जड़ जो है वो बहुदलीय प्रणाली ही है। और ये बहुदलीय प्रणाली से क्या होता है, पार्टियों की सरकार बनती है, और कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि हमारा वोट बैंक खत्म हो, और उस वोट बैंक के लालच में किसी भी तरह का जो जनहित से संबंधित मुद्दा है उस मुद्दे पर भी नियम कानून नहीं बना सकती है और नहीं बनाएगी, क्योंकि अपने वोट का लालच है उसको। तो हम ये चाहते हैं कि यह बहुदलीय प्रणाली को समाप्त करके, जो ये दलीय व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था को समाप्त करके एक निर्दलीय व्यवस्था किया जाए। कोई भी व्यक्ति संसद में खड़ा हो, दल से ना होगा, दल से ना होगा, कोई भी व्यक्ति पार्टी से खड़ा हो जाए। जैसे लोकसभा चुनाव हो रहा है, आपको लड़ना है आप लड़ जाइए, निर्दलीय व्यवस्था हो जाए देश में, सारे 545 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ा जाए। उनको देखिए कितना भारी सुधार होगा, उनको बैकअप भी नहीं मिलेगा, उनको किसी भी तरह से नेटवर्क भी नहीं मिलेगा, किसी भी तरह के श्रेय नहीं मिलेगा। वो जो चुनाव में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, जिससे क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पार्टियों से फंड आ जाता है, पार्टियों से चंदा आ जाता है। अब अगर वो पर्टिकुलर अकेला लड़ेगा तो उसके पास जो सामर्थ्य है वही ना खर्च करेगा। अगर वो कोई गलत भी कर रहा है, मान लीजिए गलत प्रचार सामग्री का उपयोग कर रहा है, लोगों का वोट खरीद रहा है, तो कोई शिकायत कर दिया तो तत्काल पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसका कोई बैकअप करने वाला नहीं रहेगा, उसको कोई बचाने वाला
नहीं रहेगा। आज अगर भाजपा का मान लीजिए है या कांग्रेस का है, बीजेपी का है, मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी भी दल का चुनाव हो रहा है, दल का प्रत्याशी है, उसको पुलिस पकड़ ले जाएगी तो उसके पदाधिकारी माने अध्यक्ष से लेकर सचिव नहीं, प्रदेशाध्यक्ष नहीं, जो माने सरकार में है वो भी हस्तक्षेप करने लगेंगे। अरे यार ये गलत कर रहे हो, वो हमारा आदमी है, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार जो है ये सिर्फ दलीय प्रणाली की बदौलत है। और दलीय प्रणाली को हटा के हम ये चाहते हैं कि उससे भी ऊपर, हम ये नहीं कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। आज हमारे भारत देश में दोहरी शासन प्रणाली चल रही है, राष्ट्रपति अलग ही एक शासन ही प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति की एक अलग प्रक्रिया ही होती है, वो सारे सरकारों पर देख रेख रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो चाहे तो सरकार को, निर्वाचित सरकार को भंग कर सकते हैं। ये एक निर्वाचित सरकार है, ऑलरेडी दोहरी सरकार है, दोहरी सरकार है तो हमारे देश पर कोई आर्थिक संकट या राजनीतिक संकट तो आएगा नहीं। हम एक पंचवर्षीय योजना के लिए दलीय तंत्र को बाहर रख के निर्दलीय प्रणाली से चुनाव करवा लें और 545 सांसद चुने जाएं और सभी सांसद पार्लियामेंट में बैठे और सभी के राय से, आम राय से, चूंकि किसी पार्टी के तो है नहीं तो विरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता, न तो व्हिप जारी होगा न तो कुछ जारी होगा, वो तो सारे अपने अपने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जो भी आप राय रखेंगे, अगर वो राय जनता के हित में रहेगा, उस पर सारे लोग विचार करेंगे और वो जनता के हित में है तो पास करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाएंगे। और ये जो हमारे देश में 70 सालों से समस्या चली आ रही है, ये समस्या चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक दलीय प्रणाली रहेगी, जब तक दलीय प्रणाली रहेगी, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। 101% आप मान के रख लीजिए। आपका क्या राय है, बताइए। मेरा राय आपके विचारों से पूर्णतः अपोजिट है। मैं इसका विरोध करता हूं। सभी पार्टी दलों का एक मैनिफेस्टो है, निर्दल जो जाएंगे हमारे, वो शायद कुछ बातें रखें, लेकिन अधिकतम हम देख रहे हैं कि वो निर्दलीय, आप जो सोच रहे हैं कि निर्दलीय प्रणाली होगी, तो निर्दलीय होने के बावजूद भी वो पूंजीपतियों के अधीन रहेंगे, पूंजीपतियों से पैसा लेंगे, वो अपना बहुमत बनाने के लिए ये आर्यों का बहुमत बनेगा। पूंजीपतियों से पैसा लेके अपने परिवार को बेच देंगे, अपने समाज को बेच देंगे, बेच रहे हैं, सांसद बेच रहे हैं आज पार्टियों के दबाव में। आज पार्टियों के उस दिन पार्टी का दबाव नहीं रहेगा, पार्टी का दबाव, पूरी पार्टी का दबाव ना होगा तो एक व्यक्ति का दबाव, एक व्यक्ति की दबाव बना ही नहीं सकता, एक व्यक्ति दबाव नहीं बना सकता। पैसे से जो चुनाव लड़ेगा उसके दबाव में रहेगा। जो रिजर्व सीट से चुनाव जीत के जाएगा वो ऑलरेडी एक पूंजीपति ही होगा। ये आप 101% मानते हैं? क्या 212 रुपया कमाने वाला कभी सांसद बना है? हाँ, वो तो न बने, नहीं बना है, नहीं बनेगा। तो जब हम निर्दलीय व्यवस्था कह रहे हैं तो निर्दलीय व्यवस्था में भी जो सांसद बनेगा उसके पास कुछ सामर्थ्य रहेगा। देखिए, पहले जो नेतागिरी होती थी उनमें एक जज्बा कूट कूट के भरा होता था, उनमें एक जज्बा होता था नेतागिरियों का कि हम देश में कुछ सुधार करेंगे, हम बनेंगे तो हम न्याय व्यवस्था, लोगों में एक तरह से जो ये भेदभाव है, जो ये अमीरी गरीबी है, उसको हटाएंगे। उसके अंदर ये जोश होता था। वो पैसा कमाने के लिए नेता नहीं बनता था। लेकिन आज नेतागिरी एक पेशा हो गया है, आज पेशा हो गया है। लोग 5 करोड़ लगाते हैं चुनाव में तो 50 करोड़ रुपया कमाते हैं। आज नेतागिरी समाज सेवा का कार्य नहीं रह गया है। लोग आज नेतागिरी से कट रहे हैं। युवा पीढ़ी जो है नेता बनने से कतरा रही है। और कतरा क्यों रही है? क्योंकि जो नेता है, नेता आज समाज सेवा नहीं बल्कि अपना झोली भरने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन निर्दलीय व्यवस्था लागू हो जाएगी उस दिन झोली भरने का काम नहीं रहेगा, उस दिन समाज सेवा सर्वोपरि होगा, समाज सेवा सर्वोपरि होगा। और उसी दिन सच्चा लोकतंत्र हमारे देश में कायम होगा। और उस दिन वह सरकार जो घोषणा कर देगी कि जो IAS, AIS जो है, ABCD के कर्मचारी हैं, उनका वेतन 1.5 लाख रुपया नहीं होगा, 212 रुपया के समतुल्य होगा। अगर ये 212 रुपया पा रहा है तो आप 500 पाओ, 500 से अधिक तुम्हारा भी नहीं होगा, नहीं तो इसका बढ़ाओ। तब आप देखिए जिस तरह से अमेरिका में आज मजदूर कार से जाता है, अमेरिका में मजदूर कार से जाता है तो कारण यही है कि मजदूर को जो वेतन मिलता है ना, वही वेतन राष्ट्रपति को मिलता है, वही वेतन राष्ट्रपति को मिलता है। इतना अंतर नहीं है जितना हमारे देश में है। आप कह रहे हैं कि नहीं बहुदलीय प्रणाली सही है, कैसे कम करेंगे भाई इस अंतर को?
कानून बना करके, क्या कानून दिखाने के कानून लिए तो हम लागू कहाँ हुआ है? पहले भारत का संविधान लागू नहीं हुआ। लागू कर दीजिए, लागू कर दीजिए, लेकिन यह कैसे कम होगा? कम किस संविधान में लिखा है? ये कहाँ कैसे कम करेंगे? वही कम बेसी करने के लिए कानून है। असमानता को दूर करने के लिए कानून बनाया जा सकता है। कानून बनाना पड़ेगा भाई साहब, हम कह रहे हैं कानून है, उसी कानून की मैं बात कर रहा हूं। उसी कानून के तहत आप क्या करेंगे? एबीसीडी के जो वर्कर हैं उनका वेतन कटौती करेंगे। वेतन कटौती करेंगे तो आपसे बाइकाट कर देंगे, आपका विद्रोह कर देंगे, आपकी सरकार खत्म हो जाएगी। कोई सत्ता पार्टी कर ही नहीं सकती। 90% जो समाज, जो आपका कहना है कि 213 रुपए पा रही है, वो 90% समाज का हम वेतन बढ़ाएंगे तो वो लोग कितना विरोध करेंगे? कहां से विरोध कर ले जाएंगे? संविधान लागू नहीं हो रहा है। उनका वेतन कटौती ना करके इनके से वेतन को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा, हर हाथ को काम। इनका जब वेतन बढ़ाएंगे तो समाज में असंतुलन भी पैदा हो जाएगा। क्यों समाज में जो कृषक हैं, जो जैसे आपको ही मजदूर रखना है तो आप मजदूर रखेंगे। आप तो एबीसीडी ग्रेड में नहीं है, किसी तरह का कर्मचारी नहीं है। तो जब कर्मचारी नहीं है, आप कह रहे हैं कि इनका वेतन हम 1000 रुपया रोज कर देंगे, तो आप बताइए, आप कहां पाएंगे 1000 रुपया रोज देने के लिए? वो सारी चीज का संतुलन बनाना पड़ेगा। किसानों की दुगनी आय करने के लिए बोल रहे हैं, वो हजारों साल से जो है देख रहे हैं किसान अपने उसी स्थान पर है। किसान का 1 रुपए किलो गल्ला था, वो आज 20 रुपए हुआ है। 20 साल में मान लीजिए तो 1 रुपए की दर से बढ़ रहा है। कर्मचारी जो 600 रुपए पाता था, वो आज 1.5 लाख रुपए पा रहा है। इतना बड़ा असंतुलन देश में लाया गया है। और जब निर्दलीय बोल रहे हैं, निर्दलीय प्रणाली से और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये क्या विचारों से होगा? ये विचारों से आएगी बात। जब होगा आप वही मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं कि हम नैतिकता पढ़ा के दूर कर देंगे। देखिए, हम नैतिकता पर एक कहानी बता रहे हैं। एक बहुत धर्म से समृद्ध व्यक्ति थे, साधु थे, महात्मा थे। तो वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते उनकी एक दिन तपस्या अचानक भंग हो गई। तो वो देखे कि एक शिकारी आया था, और शिकारी क्या कर रहा था कि जंगल के जो पशु थे उनको अपने झोली में पकड़ के लेके जा रहा था। तो उनको लगा कि अरे यार, ये शिकारी तो रोज माने पशुओं को आता है और अपने जाल में फंसा के ले जाता है, तो क्यों ना हम अपने तपोबल से सारे पशुओं को सिखा दें कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो जाल में नहीं फंसेंगे, शिकारी नहीं पकड़ पाएगा। तो वो महात्मा क्या किए कि अपने तपोबल से सारे पशु पक्षियों को सिखा दिए कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। दूसरे दिन सबको सिखा दिए, फिर तपस्या में बढ़ गए। फिर एक दिन उनकी तपस्या खुली तो वो देख क्या रहे हैं कि शिकारी के जाल में जानवर फंसे हुए हैं, और जाल के अंदर से बोल रहे हैं कि शिकारी जाल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। यही नैतिकता है, यही नैतिकता है, यही पाठ है। आप जो पढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, वो पढ़ाने के लिए पढ़ लेंगे, लेकिन उस पर अमल कभी नहीं करेंगे। उस पर अमल करें, उस पर विचार करें, उसको समझें कि हाँ वाकई में ये क्या है। लेकिन हमारा समाज उस पर समझने के लिए तैयार नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। आज जानकारी क्यों नहीं है? आज नहीं जानकारी क्यों नहीं है? इसका मुख्य कारण गरीबी है। इसका मुख्य कारण गरीबी है। तो गरीबी नहीं करो। गरीबी दूर करने का सिर्फ एक कारण है कि जिस दिन बहुदलीय प्रणाली, ये दलीय प्रणाली समाप्त होगी, जिस दिन समाप्त होगी, निर्दलीय प्रणाली की व्यवस्था बन जाएगी। और निर्दलीय प्रणाली में जो एसटी एससी माइनॉरिटीज वगैरह के लोग चुन के जाएंगे, वो अपने हिसाब से नियम बनाएंगे, उसका कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा। करेंगे तो 4-10 लोग करेंगे पर्टिकुलर, पार्टी के हिसाब से तो विरोध होगा नहीं कि भाजपा कर रही है तो उसके 282 सांसद सब विरोध कर रहे हैं। एक पार्टी बोल दी हम व्हिप जारी करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, तो कोई पार्टी उसका विरोध नहीं कर सकती। तो इस तरह से अगर हम एक सार्वजनिक सरकार बनाएं, सार्वजनिक मुद्दे के लिए सार्वजनिक सरकार ही चाहिए, तभी ये समस्या खत्म हो सकती है। अन्यथा समस्या समाप्त कभी नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। आप आपका अंतिम राय हमारे दर्शकों को बताइए, क्या करना चाहते हैं, आपकी सरकार कैसे खत्म करेगी? इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करूंगा। ज्यादा लंबा हमारा ये कहना है कि ये कभी नहीं होगा जिस तरह से आप विचार रखते हैं कि निर्दलीय कर दिया जाए, बहुदलीय की बजाय।
ये सभी दलों का एक अलग मैनिफेस्टो है, हमारा भी मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो है भैया, वही तो हम बता रहे हैं। जो नेटवर्क बना है, देश भर में नेटवर्क बना है ना, नेटवर्क आज नहीं बना है, बना रहे हैं। आज एक गांव का कोई व्यक्ति अगर गलत काम भी कर रहा है ना, तो उसका लिंक प्रधानमंत्री तक जुड़ा हुआ है। तो सब भ्रष्टाचार की जड़ तो यही है, यही लिंक भ्रष्टाचार की जड़ है। हम इस लिंक को ब्रेक करना चाहते हैं। ये लिंक जिस ब्रेक होगा, ये जड़ रहेगी नहीं तो ब्रेक हो जाएगा। तो क्या भारत में लागू हो सकता है? क्या निर्दलीय व्यवस्था तो ऑलरेडी चालू है, पंचायतों में ऑलरेडी पहले से निर्दलीय व्यवस्था लागू है। पंचायतों में है, जिसका कोई मतलब नहीं। पंचायतों में है, नगर निगम में निर्दलीय व्यवस्था है, संविधान में निर्दलीय व्यवस्था का प्रावधान है। आप वोट से सरकार चुनेंगे, वोट से आप सरकार चुनेंगे, वोट तो ऑलरेडी है। कोई भी खड़ा हो जाए, लोकतंत्र तो और विस्तृत हो रहा है, उससे लोकतंत्र तो और मजबूत हो रहा है। कोई भी खड़ा हो जाए। आज देखिए, अगर पार्टी वाला होता है तो 10 पार्टियां हैं तो 200 पार्टियां अपना संसद खड़ा करेगी ही करेगी। लेकिन अगर ये पार्टियों को बाइकआउट कर दीजिए तो वहां ये भी बात उठ सकती है कि शायद एक व्यक्ति वहां से चुनाव लड़े, यह भी बात आ सकती है। ऐसा तो होगा ही नहीं, ये लोकतंत्र है। यहाँ तो पर भाई 10 तो पार्टी से लड़ेंगे ही लड़ेंगे। 2-4-5 निर्दलीय से भी आ जाते हैं, तो 2-4-5 जो निर्दलीय से आ जाते हैं वही लोग लड़ेंगे। ये लोकतंत्र का विरोध नहीं है, हम जो बता रहे हैं। लोकतंत्र का विरोधी विचार है। लोकतंत्र का विरोधी विचार कैसे है? इसलिए कि निर्दलीय नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो निर्दलीय का मतलब क्या है? क्या है? बिना दल का। हाँ, बिना दल का। हाँ, तो बिना उसका नेटवर्क नहीं रहेगा। कोई दल नहीं है, उसका नेटवर्क नहीं रहेगा। चुनाव हमको सांसद चाहिए कि दल चाहिए? बात कर रहे हो। सांसद चाहिए कि दल चाहिए? सांसद भी चाहिए, दल भी। दल क्यों चाहिए? दल की क्या आवश्यकता? वो नेटवर्क फैलाए और भ्रष्टाचार करते रहे। हाँ, तो वो गलत काम कोई मर्डर कर दे, अब फोन कर दे वहां से सत्ता पार्टी में जो बैठा है उसका फोन आ जाए कि हाँ उसको छोड़ दीजिए, वो हमारा आदमी है। यही करवाना चाहते हैं। यही इसी के बदौलत आज हमारा देश गर्त की ओर जा रहा है। वह निर्दल में भी होगा। निर्दल में कहाँ होगा? उसका नेटवर्क नहीं रहेगा भाई साहब। नेटवर्क नहीं, कहाँ नेटवर्क रहेगा भैया? कहाँ नेटवर्क? अडानी का नेटवर्क भारत में अडानी एक ग्रुप है भैया, एक कर्मचारी संस्था है, उसके एम्प्लॉई है, उसमें मालिक है, उसके पदाधिकारी है, तो वो तो ग्रुप ऑलरेडी है, उसका लिंक तो ऑलरेडी है। इसका लिंक कहां से रहेगा? सांसद आप सिंगरौली से बन गए या सीधी से बन गए तो आपका लिंक कहां से रहेगा? आप किसी लिंक से जुड़े हैं का? निर्दलीय में कहां से लिंक रहेगा भैया आपका? वो होगा, वहां भी होगा।